नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की ये दूसरी वीडियो करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को समझा था कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी परफेक्ट सिचुएशन है जो ये कहती है कि इकोनॉमी एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए जहां पर कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन, कोई भी री डिस्ट्रीब्यूशन करके हम सोसाइटी में किसी एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बगैर दूसरे का भला ना कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन पे पहुंचना और उसकी जो 7 कंडीशंस थी उनको मार्जिनल कंडीशंस कहते हैं, तो उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात ये आती है कि यदि वो सारी की सारी मार्जिनल कंडीशंस को हम फुलफिल कर भी लें तो क्या हम वेलफेयर की मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच सकते हैं? तो हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जब तक हमारी सेकंड ऑर्डर और टोटल कंडीशंस फुलफिल नहीं होती। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम सेकंड ऑर्डर कंडीशन, टोटल कंडीशन और उसके अलावा पेरेटो का क्रिटिक यानी कि उसकी थ्योरी में क्या लिमिटेशंस हैं उसका जिक्र करेंगे। तो शुरू करते हैं। मार्जिनल कंडीशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यदि आपने नहीं की तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगी, आप वहां से कर लीजिएगा। सेकंड ऑर्डर कंडीशंस का जहां तक बात है कि मार्जिनल कंडीशंस जो है वो नेसेसरी कंडीशंस हैं, ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हम वेलफेयर के मैक्सिमम लेवल पर पहुंचेंगे तब जब हम सेकंड ऑर्डर कंडीशंस को भी पूरा करें। और उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जितने भी इंडिफरेंस कर्व्स हैं, आइसोक्वेंट्स हैं, वो कॉन्वेक्स होने चाहिए। वहाँ पर जहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम हुआ है, तो इसके बाद जो है इसका स्लोप कम हो जाना चाहिए, है ना, इसको डिक्लाइन हो जाना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर आइसोक्वेंट और आइसी इस तरीके के, और आइस जो आपका कॉन्केव है, जो आपका पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है, जिसका कि हमने जिक्र किया था लास्ट वीडियो में। और वो कैसे होने चाहिए? वो कॉन्केव होने चाहिए, यानी यहाँ पर आके वो इंक्रीजिंग साइड पे होने चाहिए। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन जो है या ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंक्रीजिंग होनी चाहिए, और एमआरएस जो है वो डिक्रीजिंग होनी ज़रूरी है, तभी जो है हम उस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं या वो पॉइंट हमको मिल सकता है। तीसरी बात इसमें आती है जो टोटल कंडीशंस हैं, वो ये कहती है कि देखो यहाँ मार्जिनल कंडीशंस में तो आपने एक इंक्रीमेंट, एक यूनिट की, एक प्रोडक्ट की बात की, लेकिन टोटल कंडीशन ये कहती है कि पूरा का पूरा मार्केट है जिसके अंदर काफ़ी सारे और मार्केट्स होंगे पूरी इकोनॉमी के अंदर, वो साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, यानी एक जनरल कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी, तभी हम जो है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के हाईएस्ट लेवल के पॉइंट को, यानी कि मैक्सिमम वेलफेयर के पॉइंट को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज किसी एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को बना के, एक भी यदि फर्म अपने इक्विलिब्रियम लेवल से हिली हुई है तो उसमें कुछ भी चेंजेस करके एक और प्रोडक्ट को बना के या एक और फैक्टर को इस्तेमाल करके हम और ऊपर वाली पोजीशन पे जा सकते हैं, और जबकि हमें वो पोजीशन चाहिए जहाँ पर हम ऑलरेडी जो है सबसे ऊपर हो और ऊपर जाने की कोई गुंजाइश ही ना हो। तो ये इसकी कंडीशंस थी। अब पेरेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया की बहुत सारी वीकनेसेस हैं, उसका जिक्र भी कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है इसकी इनडिटर्मिनेसी के लिए। इनडिटर्मिनेसी का मतलब है कि अनिर्धारणीय है, इसको एक यूनिक पॉइंट ये नहीं प्रोवाइड करता है जहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। देखिए हमने पहली वाली वीडियो में जिक्र किया था कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व को जो है वो पेरेटो ऑप्टिमल कह रहा था, प्रोडक्शन में भी और एक्सचेंज के अंदर भी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है इस पे तो न्यूमरस पॉइंट्स, हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स होंगे। अब मैं आपको कह दूं कि इस गली में मेरा घर है, अब इस गली में तो 50 घर हैं, तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन से वाला घर मेरा है। तो ये वैसी पोजीशन है कि आपको ये नहीं बताया जाता है कि इनमें से कौन से वाला बेस्ट है। आप काम कैसे करोगे जब तक आपको यही नहीं पता कि विच वन इज द बेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट है। दूसरी बात है कि इसने ये जिक्र किया था, जजमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसने ये जिक्र किया था कि वैल्यू जजमेंट जो है वो इससे परे है, यानी वैल्यू जजमेंट इन्होंने नहीं ली, लेकिन ये कहना कि किसी का नुकसान करे बगैर किसी का फ़ायदा करना, ये भी तो अपने आप में एक वैल्यू जजमेंट है। आई होप कि आपको वैल्यू जजमेंट का मतलब पता है। वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी वैल्यूज़, अपनी थॉट के बेसिस पे किसी चीज़ को, किसी भी बात को, किसी भी स्टेटमेंट को सही या गलत कहते हैं। तो इस पर पूरी फुल फ्लेज वीडियो भी है, और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब आप वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इस
इसको पढ़े बगैर, इसको समझे बगैर आप वेलफेयर इकोनॉमिक्स को नहीं समझ सकते। तो वैल्यू जजमेंट से ये फ्री नहीं है, वैल्यू जजमेंट है इसमें, और वैल्यू जजमेंट के बगैर वेलफेयर इकोनॉमिक्स काम ही नहीं कर सकता। तो इसलिए ये कहना गलत है कि इसमें वैल्यू जजमेंट नहीं है। वैल्यू जजमेंट इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट यानी अंतर्निहित है। देन कम्स स्टेटस क्यू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेटस क्यू का मतलब होता है एज इट इज। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो पेरेटो हैं वो चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, या फिर वो आप ये कह दें कि वो ये कहते हैं कि भाई जो प्रेजेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, या लोगों का जो भी अमीर है तो अमीर ठीक है, गरीब है तो गरीब ठीक है, तो वो वाला बिल्कुल सही है, जस्ट है। क्यों? क्योंकि बस रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वो कहीं पे भी नहीं कहते कि भाई अमीर से गरीब को तो दिया ही नहीं जा सकता यहाँ पे कुछ भी। क्यों? क्योंकि यदि अमीर से गरीब की तरफ भी आप ट्रांसफ़र करोगे मनी की, तो एक का तो नुकसान होगा। तो इसीलिए जो है अमर्त्य सेन इनके बारे में, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के बारे में कहते हैं कि यदि कोई भी कंडीशन इकोनॉमी में जो है पेरेटो ऑप्टिमल हो सकती है, जबकि वहाँ पर एक अमीर जो है अय्याशी का जीवन जी रहा हो और गरीब को रोटी खाने को भी ना हो, तो भी वो पोजीशन भी पेरेटो ऑप्टिमल हो सकती है। तो वो वेलफेयर की हाईएस्ट पोजीशन तो नहीं हो सकती। तो इसलिए डिज़ायरेबिलिटी के नाम पर जो है पेरेटो ने काम नहीं किया है, ये एफिशिएंसी के नाम पर काम किया ओनली। देन कम्स लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि पेरेटो सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट की बात करता है जहाँ पर एक को नुकसान पहुँचाए बगैर दूसरे को फ़ायदा ना हो, है ना, उसकी बात करता है। तो या उसको फ़ायदा हो, बस दो ही पोजीशन है। अब कुछ पोजीशंस ऐसी होती है, एक्चुअल में मार्केट में हमेशा ऐसा ही होता है कि कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाकर कुछ लोगों का फ़ायदा होता है। आप कुछ भी कर लीजिए दुनिया में, किसी न किसी का फ़ायदा और किसी न किसी का नुकसान तो होगा ही होगा। तो अब वो सारी सिचुएशन जो रियल मार्केट की सिचुएशन है उसके बारे में पेरेटो कुछ नहीं कहते, शांत रहते हैं। तो ये इसकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी को बताता है, यानी कि बहुत जगह पे इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर है मार्जिनल कंडीशंस, उन्होंने इतनी सारी दी। उसके बाद वो सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस को सफिशिएंट बताया कि भाई ये फुलफिल करनी ज़रूरी है। फिर कहा टोटल कंडीशंस को फुलफिल करो, और उसके बावजूद भी आपको इतने सारे पॉइंट दे दिए जाएंगे, यदि तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर दिया जाए तो भी एक यूनिक पॉइंट आपको फिर भी नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी इसमें वीकनेस है। फिर एक्सटर्नैलिटी इफेक्ट। एक्सटर्नैलिटी क्या होता है? बाह्य इफेक्ट, यानी कि बाहरी इफेक्ट, थर्ड पार्टी इफेक्ट कह देते हैं। तो कंजम्पशन में भी और प्रोडक्शन में भी थर्ड पार्टी इफेक्ट तो होता है। मार्केट फेलियर की वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो ये थर्ड पार्टी इफेक्ट तो हर चीज़ का होता है। यदि मैं कुछ भी बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मेरी कोई फैक्ट्री चल रही है केमिकल की, तो लोगों को पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट आएगी। तो वो एक एक्सटर्नैलिटी का जो इफेक्ट पड़ता है, फ़ायदा भी हो सकता है, लोगों को नुकसान भी हो सकता है, तो उसका कहीं पे भी जिक्र नहीं किया, जो कि रियल लाइफ में ज़रूरी होता है। देन बहुत सारी और अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं, जैसे सारा का सारा पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का कॉन्सेप्ट परफेक्ट कंपटीशन पे खड़ा है, लेसिस फेयर यानी नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट पे खड़ा है। तो वो सारी की सारी जो है वो सच नहीं है। तो इसलिए पेरेटो ऑप्टिमैलिटी तक पहुँचना भी नामुमकिन सा ही है। पर यदि आप इस कॉन्सेप्ट की रेलेवेंस की बात करें तो ये फिर भी रेलेवेंट है, क्योंकि एक ये आपको जब आप पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की तरफ जाते हो तो बहुत सारे नॉन ऑप्टिमल पॉइंट्स हैं, वो आपके बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए आपके पास कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं जिनमें से आपने चूज़ करना होता है। मोर ओवर कोई भी विषय जो है वो एक टाइम के साथ साथ जो है वो बढ़ता है। तो शुरुआत यहाँ से हुई, उसके बाद इसके अंदर और बहुत सारे चेंजेस लेके आए, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने काम किया, लेकिन उसके लिए पहली सीढ़ी का होना, पहले लेटर का होना तो ज़रूरी होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की अपनी रेलेवेंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके साथ एक नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए यदि आप देखना चाहें तो मेरे साथ बने रहें। खुश रहें।